हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस हिंदी साहित्य की यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच आए हैं। हमारा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सारे हिस्से पूरे हो चुके हैं। चैनल पे हमारी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके सारी वीडियो को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हमारे इस कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर कहा जाए तो विराम चिन्ह। दिखने में छोटा है, बहुत मामूली सा दिखने में भी लगता है विराम चिन्ह, लेकिन यह अर्थ का अनर्थ कर सकता है। बात करें तो देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। इसका जो परिणाम होता है वह बड़ा गंभीर होता है। इसलिए इसको हमें नहीं समझ सकते कि मात्र विराम चिन्ह ही तो है। यह जो शुद्ध अशुद्ध के वाक्य आते हैं आपके परीक्षाओं में, वहाँ भी ये काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा जीवन में भी बहुत सारी जगहों पे इसके महत्व को आप समझेंगे समय के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। विराम शब्द का अर्थ ठहरना या रुकना होता है। विराम चिन्हों का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करते समय बीच बीच में रुकते हैं, विराम लेते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रारूप में प्रस्तुतिकरण किया जाए, जिससे पाठक को उसी लेख का सही भाव समझ में आ सके। विराम चिन्हों के प्रकार की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण विराम चिन्ह इस तरह से हैं। बहुत सारे, मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे बातें नहीं कह रहा हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी छात्र होते हैं कि जिनको इन विराम चिन्हों का नाम भी नहीं पता होता। ठीक है, आप अंग्रेजी में पता होगा, तमाम लोगों को डैश आप कह देंगे और एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क कह देंगे, सेमी कॉलम कह देंगे, कॉमा बोल देंगे, हाइफन बोल देंगे। लेकिन जब योजक चिन्ह कहना हो, विस्मय विराम चिन्ह कहना हो, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आज के बाद से फिलहाल नहीं होनी है आपको। अल्प विराम कॉमा कहते हैं इस तरह के, जब हम एक सिंगल चिन्ह को लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ बना हुआ है, बनाने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अर्ध विराम सेमी कॉलन से बोला जाता है। आप देख सकते हैं एक बिंदी लगा के नीचे एक कॉमा लगा दिया जाता है। विस्मय विराम चिन्ह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से लगाया जाता है। पूर्ण विराम फुल स्टॉप का जानते ही होंगे ज्यादातर लोग इसके बारे में। प्रश्न विराम, ये इस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका इस तरह का लगाया जाता है। योजन हाइफन इस तरह से होता है। यह रेखिका या निर्देशन से छोटी होती है चिन्ह, इसको योजक बोला जाता है। अपूर्ण या न्यून विराम कॉलम इस तरह से दो बिंदु। लोप विराम वर्जन चिन्ह इस तरह से तीन बार दो दो के जोड़े में। अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह देखिए इस तरह सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, डिटेल में तो आपको पढ़ाऊंगा ही कि अच्छा हाँ आगे तो डिटेल में दिया जा रहा है, तो यहाँ हम अनावश्यक नहीं बढ़ाना चाहते। चलिए, कोष्ठक ब्रैकेट्स, इस तरह तीन प्रकार के ब्रैकेट्स हिंदी में प्रयोग होंगे। तुल्यता सूचक चिन्ह इस तरह से बराबर जिसे आप कहते हो। लाघव विराम या संक्षेप सूचक, यह एक सिंगल बिंदी। समाप्ति सूचक इस तरह का आप दो डॉट देके, दो जो है हाइफन टाइप देके और बीच में जीरो, इस तरह भी कर सकते हैं, या लगातार इस तरह से डैश लगा के भी आप काम कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके इन चिन्हों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अल्प विराम चिन्ह पहले देखते हैं इसके बारे में। अल्प विराम शाब्दिक अर्थ थोड़ा ठहरना या रुकना होता है। अल्प का मतलब थोड़ा। जब भाषा को पढ़ते एवं बोलते समय अल्प समय के लिए रुकने या ठहरने की स्थिति उत्पन्न हो तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं। राधा, सुशीला और नीता घर जा रही है। ठीक है। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम चिन्ह पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के विराम के समय उपयोग में लाया जाता है। इस कारण इसके प्रयोग की स्थिति भिन्न होती है।
सामान्यतः किसी वाक्य में स्वतंत्र वाक्यों की संख्या एक से अधिक होती है, जिसके कारण उन्हें अलग अलग रखने या एक वाक्यांश शब्द समूह के दूसरे वाक्यांश शब्द समूह से भिन्न दर्शाने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनोज सुंदर था, नवयुवक था, यहाँ पे देखिए अर्धविराम लगा हुआ है ना, एक बिंदी और इस तरह से डॉट, ठीक है। सुगठित शरीर का स्वामी था, ठीक है। मनोज सुंदर था, नवयुवक था, सुगठित शरीर का स्वामी था। सूर्योदय हुआ, सूर्य की लालिमा बिखरी, पक्षियों का कोलाहल शुरू हो गया, घर के सारे बच्चे जाग उठे। अब देखते हैं विस्मय विराम, विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे आपने देखा था, इस खड़ी लाइन एक खींच के नीचे बिंदी लगा दी जाती है। विभिन्न मानवीय भाव यथा, जैसे आश्चर्य, करुणा, भय, शोक, हर्ष आदि को व्यक्त करने के लिए वाक्य में विस्मय बोधक शब्द ओह, आहा, शाबाश, वाह आदि और चिन्ह विस्मय बोधक का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ इन दोनों के प्रयोग में शब्द विस्मय बोधक को वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है। इसके ठीक बाद चिन्ह विस्मय बोधक लगाया जाता है। अभी आप उदाहरण के तौर पे देख लेंगे। पुनः वाक्य की समाप्ति पर भाव के अनुसार विस्मय बोधक चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, तुमने फिर वही गलती दोहराई, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जगह उस चिन्ह का प्रयोग किया गया। वाह, तुमने फिर वह कर दिखाया, यहां उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, वाक्य प्रयोग नहीं हुआ। पूर्ण विराम की बात करें, पूर्ण विराम का अर्थ जैसा कि सब पता चल रहा है, पूरी तरह रुकना या ठहरना। वाक्य में जब भाव या विचार की पूर्णता होती है तब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, बस उसे इतना बोलना था कि यह मेरी पुस्तक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक। तो उसने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। वह तुम्हारा मित्र है, बस वाक्य ही खत्म हुआ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखते हैं प्रश्न विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें प्रश्न सवाल पूछा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम की भांति वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रायः प्रश्नवाचक शब्द कौन, कहाँ, क्यों आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक। इस तरह से उदाहरण है। निर्देशक या रेखिका, निर्देशक या रेखिका अथवा निर्देश चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से उदाहरण देने के पूर्व, जैसे देखिए जैसे लिखा है इस तरह से, निम्नलिखित या निम्नांकित, इस तरह डैश डैश, तथा छोटे छोटे शीर्षक, क्रांति के परिणाम, क्रांति का महत्व, वाक्य रचना नियम, इस तरह से आप भी प्रयोग करते होंगे के पश्चात किया जाता है। सामान्यतः निर्देश चिन्ह और योजक चिन्ह समरूपी होते हैं। जैसे देखे थे आप, एक बड़ा इस तरह होता है, एक छोटा अभी देखा आपने, मगर दोनों में अंतर है। निर्देश चिन्ह लंबाई में योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे योजक चिन्ह इस तरह, निर्देशक चिन्ह इस तरह से, ठीक। तो ये लंबाई के आधार पर आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं योजक चिन्ह की। हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह के बाद सर्वाधिक प्रयोग होने वाला चिन्ह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का शुद्ध प्रयोग मुख्य रूप से शब्दों की पुनरुक्ति तथा समान शब्दों के मध्य ही करना सर्वाधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे वह बार बार मुझे परेशान करता है, तो जो बार बार शब्द यहां देखिए, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मेरा मित्र हंसते हंसते लोट पोट हो गया, यहां भी देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लोप विराम या वर्जन चिन्ह, लोप विराम का प्रचलित नाम वर्जन चिन्ह है। इसका चिन्ह सूक्ष्म बिंदुओं को कुछ लंबाई होता है।
कुछ दूर तक इस तरह से बिंदु बिंदु रखना। इस विराम का प्रयोग कथन पूर्णतः लोपन के रूप में किया जाता है और उसके स्थान पर बिंदुओं की छोटी सी कतार रख दी जाती है। आमतौर पर लिखने और बोलने दोनों में ही ऐसी स्थितियां आती हैं। जैसे मैं जानता हूं तुम बिल्कुल निठल्ले हो, तुमसे कोई मामूली कार्य नहीं हो सकता, तुम तो डॉट 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 डॉट, मैं जितना कहता हूं उतना ही करो, अन्यथा डॉट 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 अपने अनुसार लगा लीजिए। ठीक। अब देखते हैं अवतरण या विराम या उद्धरण, अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह ये कैसे होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, हमने ऊपर ही देख लिया था। पहला एकल उद्धरण सिंगल इन्वर्टेड कामा जो आप बोलते हैं, दूसरा दोहरे उद्धरण डबल इन्वर्टेड कामा। एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः शब्दों की विशिष्टता दर्शाने, उपमान लेखन तथा शीर्षक के उल्लेखन में किया जाता है। जैसे गोदान प्रेमचंद्र रचित उपन्यासों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो गोदान के देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में दिखाया जा रहा है। महाभारत काव्यों में महाकाव्य है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सब क्या है, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जा रहा है। एकल उद्धरण, दोहरे उद्धरण चिन्ह का अगर बात करें, मुख्यतः प्रत्यक्ष कथन के संदर्भ में तथा किसी वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने हेतु किया जाता है। जैसे पिताजी सदैव कहा करते थे, अनुशासन के बिना जीवन निरर्थक है। यह अगर आप में से कोई भी बता पाया कि यह किस फिल्म का डायलॉग यहाँ बताया जा रहा है, पिताजी सदैव कहा करते थे, यह एक फिल्म का डायलॉग है और पुरानी फिल्म है। मैं हिंट देता हूँ और इसकी रीमेक बनी और बस इतना ही। और कमेंट करके बताइए, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग साहित्य के अच्छे विद्यार्थी, क्योंकि फिल्में भी हमारे साहित्य का ही एक हिस्सा हैं। तो पिताजी कहा करते थे। मैं एक और बता, राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद भी बता दे रहा हूँ, अब आप आगे समझ लीजिए और बताइए। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये रहा दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकल। अब देखते हैं कोष्ठक। तीन प्रकार के कोष्ठक की व्यवस्था की गई है, देखेंगे कौन से कोष्ठक कैसे हैं यहाँ। इसका प्रयोग मुख्यतः वाक्य में शब्द या वाक्यांश विशेष को सुस्पष्ट करने हेतु किया जाता है। कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें बड़ा, मध्यम, छोटा कोष्ठक के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार क्रम से है। जो इस तरह से कोष्ठक है इसको बड़ा कोष्ठक कहा जाता है, और इस तरह का ये हुआ ये मध्यम हुआ, और यह हुआ यह सबसे छोटा हुआ। हिंदी लेखन में मुख्य रूप से छोटे कोष्ठक की ही प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, अन्य दोनों का अल्प या अत्यंत कम प्रयोग किया जाता है। छोटे कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में होता है, देखिए कैसे। समानार्थी शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने में, जैसे गोरों, तो हमने छोटे ब्रैकेट में क्या डाल दिया, अंग्रेज या अंग्रेजी हुकूमत वाले ने इस देश को तबाह कर दिया। क्रमसूचक अक्षर या संख्या के रूप में, जैसे क ख, इस तरह भी हम छोटे कोष्ठक का प्रयोग सामान्यतः ज्यादा करते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह, अब ये क्या चीज है, समानता के अर्थ में या समानता प्रकट करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस हेतु गणित के बराबर इक्वल के चिन्ह को दर्शाया गया है। यहां देखिए, जैसे नवीन बराबर नया या नव, साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन, नीलकंठ महादेव या शंकर। अब देखते हैं लाघव विराम या संक्षेप सूचक। लाघव विराम को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव विराम या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से शब्द को संक्षिप्त रूप में प्रयोग हेतु, संक्षिप्त रूप हेतु किया जाता है। जब इसका संक्षेप है, इसका चिन्ह बिंदु के समान लिया जाता है। ठीक है, शब्द संक्षेपण में इस चिन्ह की प्रत्युक्तता के उदाहरण हैं, जैसे यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आप आईएएस कहते हैं, इस तरह से। तो यह
भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा डॉट लगा के। और यहाँ नवीन कुमार दास, नकुदास, ठीक है, इस तरह भी लिखा जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह, किसी लेख या अध्याय या पुस्तक की समाप्ति पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रारूप इस प्रकार है, जैसे अध्याय समाप्ति पर इस तरह, डॉट डॉट डॉट, पुस्तक समाप्ति पर इस तरह से। ध्यान रखिएगा, ये दोनों का विषय देखिए, एक अध्याय की समाप्ति पर है तो दूसरा पुस्तक की समाप्ति पर। पर्यायवाची शब्द की बात करें, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, अर्थात जो अर्थ की दृष्टि से समान हो, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात करने के कारण हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुलता से हैं, बहुलता से। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है। अब देखते हैं शब्द और पर्यायवाची। प्राची शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? पूर्व या पूरब। तो सामान्यतः क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो बोलियां होती हैं, वहां पूरब शब्द प्रयोग में आता है। क्रोध, अमर्ष, कोप, रोष। तो सामान्यतः कोप और रोष ये दो शब्द ज्यादा प्रयोग में आते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना कोप भाजन, ठीक है, अवधि वगैरह में, या सामान्य सब भाषा में भी प्रयोग होता है। भास्वर, दीप्त, उज्ज्वल, प्रदीप्त। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहुप, गुल। भूसुर का ब्राह्मण, विप्र, पंडित, द्विज, भूदेव, महीसुर इत्यादि। फल का परिणाम, नतीजा, अंजाम, संतान। निशीथ का रात्रि, रजनी, निशा, तमिश्रा, छड़दा, त्रियामा, सरवरी, छपा, रैन, रात, विभावरी। बगीचा का वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी, कुंज। इसी तरह सौंदर्य का सुंदरता, शोभा, सुषमा। अभिप्राय का अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। अहंकार का घमंड, दंभ, अभिमान, मद, गुमान, गर्व। तीर का वाण, सर, नाराज, तोमर, सिलीमुख। तम का तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, अज्ञात। तो अज्ञात भी एक उदाहरण है, वो पर्यायवाची शब्द है। तारा का उद्गण, नक्षत्र, तारक, सितारा। दरबान का प्रतिहार, द्वारपाल, चौबदार। इसी तरह बहुत सारे हैं, चूंकि आपको पीडीएफ तो हम देंगे ही देंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो बार बार देखने का प्रयास करिए। मैं आप लोगों से हमेशा यह दरख्वास्त करता हूँ। पांडुलिपि का हस्तलिपि, मसौदा, पांडुलेख। मदिरा का आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मध्वासव, सुरा, वारुड़ी, हाला, है और मैं खाना बोलते हैं ना, तो इस तरह से। पत्थर का प्रस्तर, पाहन, ऊपल, अश्म, संग, पाषाण, ग्रावा। नदी का देख लेते हैं। आप देखोगे नदी में निम्नगा, अपगा, कुलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, निर्झरणी, कुलंकसा इत्यादि। विष्णु जी का दामोदर, उपेंद्र, कमलापति, कमलाकांत, अच्युत इत्यादि। स्वर्ण के बारे में देखते हैं। हेम, हाटक, हिरण्य, जातक, पुष्कल, रुक्म, जात, रूप, कनक, जर, तामरस इत्यादि। घर के बारे में निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह। देखिए, पर्यायवाची शब्द याद रखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब आप हिंदी साहित्य के पद्य खंड का, काव्य खंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, अगर उनका अर्थ नहीं पता, पर्यायवाची प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आप कभी हल ही नहीं कर सकते उसके
मतलब उसमें जो दिया गया है भाव, उस भाव तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपके पास पर्यायवाची का एक ठीक ठाक भंडारण होना चाहिए, या कहूँ तो शब्दकोश का एक ठीक ठाक भंडारण होना अनिवार्य होता है। ये मेरा मानना है, और आपको आपके श्रेष्ठजन जो गुरुजन हो वो तमाम लोग ऐसा बोले भी होंगे आपसे कई बार। पहले स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जाता था, जोर दिया जाता था। अब तो स्कूल वगैरह में 2-4 रटवा दिए यही बहुत है। अब अंग्रेजी के शब्दकोश पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हिंदी उन्हें आए या ना आए। कपड़ा, पट अंबर वस्त्र वसन परिधान चीर दुकुल, तालाब का सर पुष्कर सरोवर सरसी ताल तड़ाग पद्माकर आदि। तो यहाँ पर ये पर्यायवाचियों का एक हम भंडारण आपको दे रहे हैं। आप बड़े आराम से इसका अध्ययन करिए, पीडीएफ तो मिलेगी ही आपको, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगा। और यहाँ जितने दिए हैं आपका 70% काम तो कंप्लीट करना ही है, 70% पूरे हो जाएंगे। कुछ कुछ का देखते चलिएगा। जैसे अब देखिए, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम, इस तरह से। कली का क्या होगा? कलिका, कोपल, जालक, मुकुल, ताम्र पल्लव, कुडमल, कोरक, नौ पल्लव, अखुआ। अखुआ निकलना अगर आप में से कोई गांव से होंगे तो अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक। कबूतर का कपोत, हारित, रक्तलोचन, आंखें लाल होती हैं, पारावृत, परेवा। कुबेर का देख लेते हैं। यक्षराज, धनद, धनाधिपति, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर। गांव का देखिए, ग्राम, मौजा, पुरवा, बस्ती, देहात। गधा का खर, गर्दभ, वैशाख नंदन। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को भी अगर वैशाख नंदन कह दीजिए और हिंदी उसे ठीक ठाक ना पता हो हो सकता है वो प्रसन्न हो कि जरूर कुछ ऐसा प्रिय शब्द मेरे लिए इन्होंने, प्रिय विशेषण का प्रयोग किया है, कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से उसे पता हो, या फिर वो मूड ही उसका हो गया कि आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है और उसने गूगल कर लिया, तो आपका भागना वहां से बेहतर होगा। रासव, धूसर, बेसर, चक्रिकान, या फिर हलधर भी नहीं, वो बैल को कहा जाता, माफ करिए। तो यहाँ पर बैसाख नंदन जो होगा, आप इस शब्द का बड़ी सावधानी से प्रयोग करिएगा, कभी आम रूप से कर मत दीजिएगा कहीं, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। चांदी, रजत, रूपा, गात रूप, चंद्रहास, रूपक, नौध, कलकौत। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे, देखते हैं। शायद पर्यायवाची शब्द पे ही ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। हाँ, ये पर्यायवाची पे ही समाप्त है चैप्टर। तो यहाँ पर पर्यायवाची के साथ ही ये आज की कक्षा यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ, और अगली कक्षा में हमारी विलोम रहेगा, विलोम शब्द, और एक शब्द के अनेक अर्थ, शुद्ध अशुद्ध, ये सारे बड़े ही महत्वपूर्ण आगे चैप्टर आने वाले हैं। आप लोग प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठ रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग आरओ यारो की परीक्षा, वीपीओ वगैरह कई सारी परीक्षाएं देते हैं, उन परीक्षाओं में हिंदी से जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज बराबर वीडियो देखते रहिए और दूसरों दोस्तों तक भी पहुंचाते रहिए, जिससे हर कोई व्यक्ति जो है लाभान्वित हो सके। चलिए, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।